हेलो बच्चों, कल हम कक्षा 7 के इतिहास का फर्स्ट अध्याय हुए परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखने के बारे में बता रहे थे, जिसमें पहला है नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचना के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाएं मिलते हैं और ये भाषाएं समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, बल्कि शब्दों के अर्थ भी बदले गए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लेते हैं। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहास का मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से लिया गया। इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रयास के साथ साथ इन शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उप महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने के लिए इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लेते हैं। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारत में ना होकर मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समय समाज या सांस्कृतिक का अंग हो, विदेशी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म, जाति, परंपराओं से जुड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं।